ओके गाइस, स्टार्ट करते हैं।
तो लास्ट टाइम जो है हम लोग कर रहे थे क्या, हाँ मैं तुम लोगों को बता रहा था कैपिलरी एक्शन के बारे में, कैपिलरी इफेक्ट के बारे में, कि हाउ द लिक्विड विल राइज एंड ड्यू टू एन इम्बैलेंस ऑफ फोर्सेस इधर भेज चैट मेरे को। चैट तुम लोग कोई भी भेजोगे तो को-होस्ट पे भेजना। अच्छा ओम, ठीक है। ओम तो मेरे को मैसेज किया है ना अभी, जस्ट कंफर्मिंग। ठीक है। नहीं चिन्मय, you don't need to remember the contact angle values, they will be given in the problem. Mostly the problem is about water. Water and glass. And so usually they will either say 0 डिग्री का एंगल है कॉन्टैक्ट एंगल, या फिर अदरवाइज कुछ और कॉन्टैक्ट एंगल है तो वो देंगे प्रॉब्लम में, थीटा देंगे या वैल्यू देंगे। ठीक है, तो अब जो है मैं ये बता रहा था तुम लोगों को लास्ट में कि अरे यार नहीं, अभी तो कोई नहीं है। मानस Sir, he left just now. अच्छा ओके। तो प्रेरित क्या पूछ रहा है, डाउट दैट if resultant is inward or outward, why can we say cohesive forces? We can't really प्रेरित, वही मैं बता रहा था तुम लोगों को, वो स्ट्रिक्टली करेक्ट नहीं है, लेकिन अगर तुमसे कोई क्वेश्चन पूछेगा तो तुम लिख दो। ठीक है, हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि एक्चुअली वो क्लियर कट नहीं है कि भाई कोहेसिव ज्यादा है या एडेसिव ज्यादा है, तो उससे नहीं कंट्रोल होता है। देयर इज अ सर्टेन रेशियो व्हिच हैज टू बी एक्सीडेड, नॉट दैट रेशियो इज नॉट 1। But if they ask you in a problem for whatever reason, I don't know whether they have done it properly or not. If they say adhesive is bigger, then you say it goes outside. If they say cohesive is bigger, then you say it goes inside the resultant. Right? तो आंसर करने के पॉइंट ऑफ व्यू से तुम कर दो आंसर, अगर पेस के किसी टेस्ट पेस्ट में आ जाता है तो। लेकिन स्ट्रिक्टली स्पीकिंग जो है वो करेक्ट रिलेशनशिप नहीं है। ठीक है, अब मेन पॉइंट ये है कि लिक्विड का टेंडेंसी है, पानी का अगर बात कर रहे हैं तो उसका टेंडेंसी है ऊपर जाने का। ठीक है, लेकिन जनरली क्योंकि अगर मान लो बड़ा सा कंटेनर है तो पानी बहुत सारा है, पूरा सरफेस कनेक्टेड है, तो अगर वो किनारे से उसको उठाने का कोशिश भी करेगा तो बीच में बहुत मटेरियल उसको उठाना पड़ेगा, तो जनरली इतना वेट को वो नहीं लिफ्ट कर सकता है, तो इसलिए ये इफेक्ट बहुत ही छोटा सा होता है। लेकिन अब अगर तुम पानी को कन्फाइन कर दो सब तरफ से, बेसिकली एक ट्यूब बना दो जिसको कैपिलरी ट्यूब बोलते हैं, तो उसके अंदर पानी जो है डिसेंट हाइट पे चढ़ सकता है, एंड द नैरोअर द कैपिलरी the taller the height of the column can be। ठीक है, तो ये हम फाइंड कर सकते हैं। लेट्स से कि ये हमारा कैपिलरी है जिसको मैं काफी वाइड बना रहा हूं, बट बेसिकली अज्यूम टू बी रियली नैरो, और बाहर से जो पानी का जनरल लेवल है वो ये है, मान लो ऐसे करके, लेकिन इसके अंदर वो यहां तक पहुंच गया है। ठीक है, ये है तुम्हारा लिक्विड पूरा। तो ये हाइट जिस तक वो पहुंच गया वो हम निकालना चाहते हैं। पर प्रेशर सेम है तो हाइट पे कैसे पहुंचेगा? हाँ ओके, प्रेशर सेम नहीं है। प्रेशर की बात ये है, देखो यहाँ पे एक टेक्निकल डिटेल है विच यू हैव टू अंडरस्टैंड। बैरोमीटर हमने पढ़ा था, उसमें क्या था कि ऊपर ट्यूब बंद होता था,
और वो आइडियल लिक्विड होता था, उसमें कोई कोहेसिव एडेसिव फोर्सेस नहीं होते थे। तो अगर तुम ऊपर वैक्यूम कर देते थे तो क्योंकि बाहर से एटमॉस्फेयर प्रेसिंग कर रहा होता था और अंदर से कोई प्रेसिंग नहीं कर रहा होता था, तो वो यूनिलैटरली उसको ऊपर चढ़ा सकता था। लेकिन ये कैपिलरी ऊपर से बंद नहीं होता है, ये कैपिलरी ऊपर से भी खुला हुआ है, तो इसमें ऊपर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, यहाँ पे भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो फिर कैसे ये कॉलम हो गया है? ये कॉलम नीचे के पुश के कारण ऊपर नहीं चढ़ा है, ये ऊपर से अपने आप को पुल कर करके ऊपर चढ़ा है। सर इट फिर इज तो लाइक प्रेशर का रिलेशन तो गलत हो गया ना, प्रेशर PATM का जैसे H rho G इक्वल टू PATM मिल जाएगा। नहीं, मैं अभी बताता हूँ वो कैसे करेक्ट होगा। तो फिलहाल पहले इसकी हाइट फाइंड करते हैं। अब इसमें ये मान लेते हैं फॉर द टाइम बीइंग कि जो कॉन्टैक्ट एंगल है लोकली वो थीटा है। तो जो पानी पे फोर्स लग रहा होगा सरफेस टेंशन का, वो मान लो वर्टिकल से थीटा पे लग रहा है। थीटा ही वही चीज है जिसको कॉन्टैक्ट एंगल तुम बोलते हो। थीटा 0 भी हो सकता है किसी गिवन प्रॉब्लम में, बट फिलहाल के लिए मैं थीटा लेके चल लेता हूँ। और कैपिलरी का जो रेडियस है वो r है, और जो पानी है उसका सरफेस टेंशन जो है वो गामा है, और उसका डेंसिटी रो है। तो मैं इंटरेस्टेड हूँ ये फाइंड करने में कि किस हाइट तक ये पानी चढ़ेगा। अब इसमें भी एक सिंप्लीफिकेशन ये ले रहे हैं कि हम ये वाली हाइट फाइंड कर रहे हैं। ऊपर जो पानी इसमें आया है एक्स्ट्रा, उसका वेट मैं इग्नोर कर रहा हूँ। बाय द वे ये जो शेप होता है इसको बोलते हैं मेनिस्कस। तो क्योंकि मेनिस्कस स्ट्रेट नहीं है, मेनिस्कस में कर्वेचर है, तो मेनिस्कस के नीचे भी कुछ पानी है जिसका भी वेट होगा, लेकिन फिलहाल इग्नोर करेंगे। हम यहाँ तक का पानी का हाइट निकाल रहे हैं। तुम लोग समझ गए? मतलब मैं पानी का सिलेंडर मान के उसको सॉल्व कर लूंगा। मैं बाद में बोलता हूँ कि उसको अगर अकाउंट में लेना होगा तो कैसे ले सकते हैं, बट फिलहाल के लिए दिस इज द हाइट वी आर फाइंडिंग। So what are we saying? We are saying that the water is rising because of the surface tension force, not due to any pressure push from somewhere, because इधर से भी atmospheric push है, ऊपर से भी atmospheric push है, तो वो net force तो नहीं provide कर रहा होगा इसको। तो net force जो इसको आ रही है अपने weight को उठाने के लिए, वो केवल आ रही है surface tension के force के कारण। तो बस ये लिखना है कि surface tension का force equals to the weight of the lifted material। तुम लोग लिखो जरा इस इक्वेशन को और फाइंड करो h की क्या वैल्यू आती है। हेलो हाँ, रुक जाओ, का इशू हो गया था। सर, अभी आपका डिस्कनेक्टेड था कि मेरा डिस्कनेक्टेड था? नहीं, मेरा डिस्कनेक्ट था। ओके सर। हाँ चिन्मय, करेक्ट आंसर है तेरा, B57 चिन्मय। भव्या ऊपर नंबर तेरा गलत है, तेरा 12 ऑफ द एक्चुअल आ रहा है। स्नेह तेरा एंगल मिसिंग है। A56 चिन्मय करेक्ट है।
अर्नव क्वेश्चन ये है कि तुम्हें एच फाइंड करना है, कितना हाइट तक पानी चढ़ गया है इन टर्म्स ऑफ द रेस्ट ऑफ द थिंग्स। और गाइस बाय द गाइस आवाज आ रही है तुम लोगों को? यस सर। हाँ वो मेरा फोन 1 मिनट रीस्टार्ट हो रहा है। प्रणव तेरा करेक्ट आंसर है। भव्य करेक्ट आंसर है, वो जरूरत नहीं। क्षितिज करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर है, तनय करेक्ट आंसर था, मिराज करेक्ट आंसर है, श्रेया करेक्ट आंसर है, ओम करेक्ट आंसर है, जी मिसिंग है ओम तेरा डिनोमिनेटर में। ये 70 ओम करेक्ट आंसर है, वही जी मिसिंग है नीचे। आइवन साइन नहीं होगा उधर देख। हर्षित करेक्ट आंसर है, टी की वैल्यू और डालनी पड़ेगी तेरे को, और 2 नहीं होगा उधर। अच्छा होगा, हाँ सही है, 2 होगा उधर, करेक्ट है। पार्थ करेक्ट आंसर है, पिनाक करेक्ट आंसर है, आइविन करेक्ट है अभी, रिदम करेक्ट नहीं है, श्रिया एस करेक्ट है,
सिद्धार्थ एंगल मिसिंग है तेरे में, फोर्स का करेक्ट कंपोनेंट तेरे को लेना पड़ेगा। प्रेरित 2 मिसिंग है और R मिसिंग है। दिख रहा है वीडियो गाइस? यस सर। ओके, तो मैं कर देता हूं। बेसिकली क्या करना है, वर्टिकल कंपोनेंट of surface tension equals to weight for the equilibrium of raised liquid. बस ये इक्वेशन लिखना है। तो ये फोर्स जो है सरफेस टेंशन का, ये कितना लग रहा होगा? ये लग रहा होगा गामा इंटू 2πr, पूरे सर्कमफेरेंस पे ये कांटेक्ट होगा। वो तो फोर्स का फुल मैग्नीट्यूड है, लेकिन हमें केवल वर्टिकल कंपोनेंट चाहिए, तो cos थीटा से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि साइन थीटा तो कैंसिल हो जाएंगे इधर और इधर से। और ये उठाएगा इस सिलेंडर का वेट, तो वो हो जाएगा रो, सिलेंडर का वॉल्यूम कितना है πr²h और g। सिलेंडर ही लिया है हमने केवल पानी का, ये वाला पार्ट अभी मिसिंग है इसमें, इसको अप्रोक्सीमेटली करेक्ट है ये, वो नेग्लिजिबल वॉल्यूम है जनरली स्पीकिंग। तो देयरफॉर इससे जो हाइट रेज्ड आ जाएगा वो तुम्हारे पास आ जाएगा 2 गामा cos थीटा बाय रो जी आर। ये तुम याद रखोगे तो अच्छा रहेगा। समटाइम्स डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाते हैं कैपिलरी में कितना राइज हुआ एंड ऑल, but it's also not very difficult to derive on the spot. आइवन वो मैं बोलता हूँ अभी मेनिस्कस का शेप के बारे में। So one thing you can see is that H is inversely proportional to the cross-sectional radius of the capillary, which means the narrower the capillary, पार्थ इक्वेशन है, ये यहाँ से खींच रहा है ना ऊपर ऐसे ऐसे, पानी जो है, पानी का सरफेस जो है वो एक इलास्टिक मेम्ब्रेन जैसा है, तो वो कैपिलरी के वॉल्स को डाउन एंड इन खींच रहा है ऐसे। तो बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ कैपिलरी का वॉल्स पानी का सरफेस को अप एंड आउट खींच रहा है ऐसे सब तरफ, ऑल अराउंड इट। तो वो फोर्सेस का वैल्यू जो है गामा इनटू टोटल लेंथ है 2πr, लेकिन उनका केवल वर्टिकल कंपोनेंट लिफ्टिंग में काम आ रहा है, उनके हॉरिजॉन्टल्स आपस में कैंसिल हो जा रहे हैं डायमेट्रिकली। So that is what that is and equals to the weight of that cylinder of water. This is ignoring the weight of liquid, which is right under the meniscus. मेनिस्कस के नीचे जो लिक्विड है उसका वेट भी तुम अकाउंट में ले सकते हो। अगर मान लो मैं बोल दूं कि कांटेक्ट एंगल 0 है, अगर मैं बोल दूं कि कांटेक्ट एंगल 0 है, तो एक तो cos थीटा तुम्हारा 1 हो जाएगा, और दूसरा ये है कि फिर मेनिस्कस अप्रोक्सीमेटली हेमिस्फेरिकल हो जाएगा। If theta is 0 degrees, meniscus is roughly hemispherical. सर ट्रूली देखें तो थोड़ा पैराबोलिक होगा ना? हाँ एक्चुअली उसमें भी थोड़ा सा, इसीलिए मैं रफली कह रहा हूँ, एग्जैक्टली तो तब भी हेमिस्फेरिकल नहीं है वो, क्योंकि नीचे की तरफ पुल है बीच में से। लेकिन अगर कम से कम कांटेक्ट एंगल 0 हो गया तो टेंजेंट आ गया है वो उधर में दोनों तरफ में, तो उस टाइम जो उसका कर्वेचर है मेनिस्कस का, नॉर्मल सेंस में ये ऐसा नहीं है, मे बी बहुत एग्जैजरेटेड ड्राइंग मैंने बना दी है,
थीटा है तो कुछ ऐसा है वो, राइट। लेकिन अगर एग्जैक्टली थीटा तुम बोल दो 0 तो बिल्कुल टेंजेंट हो गया यहाँ पे, बिल्कुल टेंजेंट हो गया यहाँ पे, तो फिर जो है कैपिलरी का रेडियस और मेनिस्कस का रेडियस एक ही रेडियस है, अदरवाइज उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर डिफरेंट है। यू कैन सी जनरली स्पीकिंग मेनिस्कस का रेडियस ऑफ कर्वेचर इज बिगर देन द कैपिलरी का रेडियस, राइट, अंडर ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस the meniscus is much less curved, so it is probably part of a circle of a much bigger radius than the capillary radius, right? It is a different r compared to this r. But if we say theta is 0, then we can roughly assume it, and then we can take into account that extra volume also. ये जो एक्स्ट्रा वॉल्यूम का वेट है ये भी तुम अपना इक्वेशन का राइट हैंड साइड में ऐड कर सकते हो। तो जो एक्स्ट्रा वेट है वो भी मिल जाएगा। ये सिलेंडर जो है इसका वॉल्यूम है पाई आर स्क्वायर इंटू आर, पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट भी आर है, और इसमें से हेमिस्फेयर का वॉल्यूम माइनस कर दो तो बेसिकली पाई आर क्यूब बाय 3 है। मतलब इसमें कंसीडर करेंगे वेट। हाँ, इसमें ले सकते हैं हम उसको, करेक्टिव टर्म तुम इसमें इधर ऐड कर सकते हो, right? So if you are asked to account for that weight also specially, otherwise if they don't say anything then you should not take it. अगर मतलब एक ऑर्डिनरी सा प्रॉब्लम है जेई मेन टाइप का जिसमें कुछ खास नहीं है, बहुत इन डेप्थ, तो तुम सीधे सीधे ये कर दो जो हमने किया है पहले। स्टैंडर्ड रिजल्ट तो यही वाला है जिसमें मेनिस्कस के नीचे का इग्नोर कर रहे होते हैं, राइट? लेकिन अगर वो बोलते हैं इन पर्टिकुलर कि भाई कंसिडर करो जरा, देखो क्या होता है टाइप्स, अगर हम 0 मान रहे हैं तो यू कैन कंसिडर टू बी एन हेमिस्फीयर एंड देन गेट द करेक्ट आंसर टाइप, इफ दे हैव टू मेंशन इट फॉर यू टू टेक इट, अदरवाइज इफ दे डोंट मेंशन इट देन डोंट टेक इट। ठीक है, एक्स्ट्रा वॉल्यूम तो एक्स्ट्रा वेट भी निकाल लोगे इसमें रो और जी मल्टीप्लाई करके, व्हिच यू विल ऐड ऑन दिस साइड ऑफ द इक्वेशन। एलएचएस कैसे मिला? एलएचएस ऐसे मिला कि सरफेस टेंशन का फोर्स क्या होता है, सरफेस टेंशन का कोएफिशिएंट इनटू द लेंथ अलोंग व्हिच इट इज एक्टिंग। द लेंथ इज द पेरीमीटर, यहाँ पे कांटेक्ट है उसका सरफेस का ट्यूब के साथ, वॉल्स के साथ, तो वो तो फोर्स हो गया, लेकिन फोर्स जो है ऐसे पॉइंटिंग है। You remember that the medicine and dropper problem, it is at an angle, so you have to take the vertical component, that's why there is a cos theta. ठीक है, क्लियर है so far? ठीक है, ओके। अब जो है इसमें 2-3 चीजें हैं which you have to understand, और आइवन तो पूछ रहा था बीच में कि एक्चुअल शेप क्या है, तो एक्चुअल शेप भी निकाला जा सकता है, although that is not in our syllabus. Maybe if you are interested I can point you to somewhere where you can read about it or try to figure it out. I can give you a hint, but that is completely additional to what we are supposed to do. तो एक्चुअल शेप इसका हम निकालने में अभी करंटली इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन एज टू व्हाट इज हैपनिंग विद द प्रेशर, दैट इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। इज दैट कि जब तुम बोलते हो कि कैपिलरी में लिक्विड राइज कर गया है और यहाँ पे कुछ कर्वेचर है इसकी, which is not necessarily equal to the radius of curvature, radius of the tube. It could be, it could also not be. Generally, it is some curvature. तो अब एक चीज तुम ये है जो पीछे पूछ रहा था कि isn't this contradicting कि भाई अगर यहाँ पे ATM है, यहाँ पे ATM है, तो फिर यहाँ पे कैसे ATM भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है? क्योंकि अगर ये लेवल की बात है तो ATM होना चाहिए, लेकिन अगर उधर ATM है तो प्लस रो GH है। ठीक है, तो एक्चुअली क्या है कि इधर PATM है लेकिन इधर PATM नहीं है। P is less than PATM and you know why, you have studied this concept. जब तक हम आइडियल लिक्विड पढ़ रहे थे तब तक हमारे सरफेसेस ऑफ द लिक्विड में कभी भी कर्वेचर नहीं आता था। अगर इसमें आइडियल लिक्विड भरा होता तो सरफेस फ्लैट होती उसकी। फोर्स इनटू एरिया माइनस करेंगे। नहीं, फोर्स इनटू एरिया मत सोचो,
सिंपली कर्वेचर तुमने सीखा ना अभी, यंग लाप्लास इक्वेशन बताता है कि अगर एक इलास्टिक सरफेस कर्व्ड है तो उसके दोनों तरफ इक्वल प्रेशर नहीं हो सकता है। जो Yes, हमने sir. एक्सेस प्रेशर पढ़ा बबल में, ड्रॉप में, वो सब कॉन्सेप्ट है। जब आइडियल लिक्विड होता था तो सरफेस फ्लैट होती थी। सरफेस अगर फ्लैट है तो उसके दोनों तरफ एक्सेस प्रेशर क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द सरफेस होता है या ऑफ एनी इंटरफेस होता है। लेकिन अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट है तो एक्सेस प्रेशर जीरो है, दोनों तरफ आइडेंटिकल प्रेशर है। तो इसलिए तुम आइडियल लिक्विड में बोलते थे कि भाई अगर ऊपर पीएटीएम है तो लिक्विड के जस्ट अंदर भी पीएटीएम है और फिर प्लस रोजीएच। तुम सरफेस का पीएटीएम प्लस रोजीएच थोड़ी कर रहे होते थे, तुम पहले बोलते थे जो सरफेस पे है वही लिक्विड के जस्ट अंदर है और फिर उसमें प्लस रोजीएच होता था। लेकिन जब लिक्विड का सरफेस कर्व्ड है तो उधर का प्रेशर और इधर का प्रेशर इक्वल नहीं हो सकता। देयर इज अ डिफरेंस, दैट वन हैज टू बी बिगर, दैट इज व्हाई द सरफेस इज लाइक दिस। डू यू गाइस ऑल फॉलो व्हाट आई एम सेइंग? Yes, sir. Yes, sir. So P is actually smaller than PATM, and P is exactly as small as is required to do P plus rho GH equals to PATM. Very proportional to the height of the column. हाँ, मतलब यहाँ जो है P1 has to be PATM because pressure is equal at same level. But P1 is also equals to P plus rho GH by the hydrostatic equation. Once you are in the liquid, you can apply it. Therefore, P plus rho GH is equals to PATM, and therefore P जो है is actually PATM minus rho GH. I mean, it is exactly as less from PATM, such that when rho GH is added to it, it will become equal to PATM. So that P could be find with the radius and all details and then like equated to PATM हाँ, minus rho G. हाँ, हम फाइंड कर सकते हैं। तुम एक टू जस्ट प्रूव इट, टू प्रूव इट यू अज्यूम फॉर अ सेकंड कि Like the other way around. हेमिस्फेरिकल मेनिस्कस है। हेमिस्फेरिकल मेनिस्कस है, मान लो परफेक्टली हेमिस्फेरिकल मेनिस्कस है। तो जो ट्यूब का रेडियस है वही उसका अपना रेडियस ऑफ कर्वेचर है सरफेस का। तो देयरफॉर अक्रॉस द मेनिस्कस डेल्टा पी अक्रॉस द मेनिस्कस कितना होना चाहिए फिर बताओ? From the Young Laplace equation, what should be the pressure difference across the meniscus? 2 gamma by r. तो अगर यहां पर PATM है तो यहां पर PATM minus 2 gamma by r होगा। You follow? सर 2 गामा तो स्फेयर के लिए होता था ना, हम हेमिस्फेयर को हाफ लेंगे तो एक आर इन्फिनिटी की तरफ चला जाएगा, राइट? नहीं, कर्वेचर लोकल होता है, शेप कुछ भी हो, ओवरऑल बॉडी स्फीयर थी क्या थी उसका मैटर। स्फीयर का तुम एक पीस कट करके निकालोगे छोटा सा तो क्या उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर डिफरेंट होगा? नहीं सर। Pressure difference is a local phenomenon. It does not matter whether the piece is any longer a part of a complete sphere or not. It belongs, the curvature is such that it belongs on a sphere of radius r. Got it, sir. Right? वो यंग लाप्लास इक्वेशन किसी ग्लोबल शेप के बारे में नहीं होता, वो लोकल सरफेस पे एक कर्वेचर के बारे में होता है। एक छोटा पैच होता है जिसकी कर्वेचर होती है, वो कर्वेचर उसको एक स्फीयर का पार्ट बनाती है, भले ही वो स्फीयर एग्जिस्ट करता हो या नहीं करता हो। तो वो उस कर्वेचर से डिटरमिन होता है कि उसके दोनों बाजू कितना प्रेशर डिफरेंस होगा। तो अब अगर यहाँ पे PATM माइनस 2 गामा बाय r है तो H नीचे जाके यहाँ पे कितना होना चाहिए? यहाँ पे होना चाहिए PATM माइनस 2 गामा बाय r प्लस रो GH। डू यू एग्री? यस सर। तो एक्सेस प्रेशर को ऐड नहीं करेंगे, राइट? यानी कि PATM
-2 गामा बाय आर, और अब डाल दो रो जी एच की वैल्यू जो तुमने निकाली थी। थीटा तो 0 है हेमिस्फेरिकल अगर ले रहे हो, और रो जी अगर इधर ले लो तो रो जी एच बन जाएगा वो, तो 2 गामा, उसकी वैल्यू 2 गामा बाय आ रही है। कॉस थीटा नहीं, कॉस थीटा तो अब हो चुका है 1। हाँ एक स्पेशल केस के लिए मैं प्रूफ, कितना आ गया नीचे प्रेशर, पीटीएम आ गया जो मैच कर रहा है बाहर के साथ। सर सिर्फ एक डाउट था कि वो आपने PTM -2 गामा बाय लिखा, वो एक्सेस प्रेशर तो ऐड नहीं होगा? नहीं नहीं, तुम याद क्यों कर रहे हो चीजें, बस एक्सेस का मतलब कुछ ऐड कर दो। ये भी तो देखना है किधर से किधर जा रहे हो, दोनों तरफ ऐड होगा क्या, इधर से उधर जाएंगे तो भी ऐड होगा, तो किस तरफ ऐड होना चाहिए, किधर ज्यादा है प्रेशर? बाहर है। नहीं, अंदर है। कर्वेचर सरफेस इलास्टिक है, तो अगर वो ऐसे फ्लेक्स कर रही है तो उसके कौन सा साइड में ज्यादा प्रेशर होगा? सर ऊपर वाले साइड पे। इधर होगा ना, बेसिकली हाँ। कॉनकेव साइड ज्यादा प्रेशर होता है। कॉनकेव साइड। तो मतलब जब तुम कॉनकेव से कॉन्वेक्स जाओगे तो माइनस करोगे ना एक्सेस प्रेशर को। हाँ सर, सॉरी, बराबर बराबर। Excess मतलब difference of those two. So one of them is bigger, the other is smaller. The one that is on the concave side is always bigger. The one on the convex side is always smaller. So if you go from here to here, you add a 2 gamma by r. If you go from here to here, you subtract a 2 gamma by r. ठीक है सबको? Is it clear to all of you? ठीक है। अच्छा, अब एक दो कॉन्सेप्चुअल चीज मैं पूछता हूँ, फिर एक प्रॉब्लम तुम लोग सॉल्व करो। एक चीज तो तुम लोग यहाँ देखो कि जो कैपिलरी में पानी का हाइट होगा, लिक्विड का हाइट होगा, वो आर के इनवर्स प्रोपोर्शन में। सो द नैरोअर द कैपिलरी, द टॉलर द कॉलम गोज। बट ऑल्सो बाय द वे, इफ यू लुक एट व्हाट द इक्वेशन इज सेइंग, वो ये कह रहा है कि हम लिक्विड को उठा रहे हैं उसको पुल करके। तो जो तुम पुल कर रहे हो वो फोर्स खुद आर के प्रोपोर्शनल है ना। मतलब अगर बड़ा कैपिलरी होता तो उसका सर्कमफेरेंस ज्यादा होता, तो पुलिंग फोर्स भी ज्यादा होता, तो ज्यादा पानी ऊपर उठ जाता। लेकिन यहाँ कम पानी ऊपर उठ रहा है, आर बढ़ने से एच कम हो रहा है। द रीजन फॉर दैट इज, कैपिलरी अगर वाइडर होता तो उसको ज्यादा वेट उठाना पड़ता। हाँ, ज्यादा वेट उठाना पड़ता। हाउ डू आई नो दैट विच ऑफ दीज टू फैक्टर्स इज द बिगर फैक्टर? कैपिलरी बढ़ाने से तो पुलिंग फोर्स भी बढ़ रही है। सर फॉर अ पर्टिकुलर हाइट कॉलम उसको ज्यादा वेट उठाना पड़ता है। हाँ, बेसिकली Volume is proportional to R square. बस दैट्स द वे टू से इट। वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू आर की सेकंड पावर, बिकॉज वॉल्यूम is proportional to cross sectional area, which is r square, while the pulling power is proportional to a linear r, because pulling is only happening on the circumference. So therefore as r increases, the weight dominates the pulling power. हाँ क्षितिज, करेक्ट है, तू भी वही बोल रहा है। Therefore as you make the capillary wider, the height to which the liquid can rise is smaller. So to be able to even see some significant height, the capillary has to be really really narrow. And usually surface tension इतना weak force होता है, gamma is such a small number for like water and all, that you need something very thin to have some height which can be seen with your eyes. ऐसा नहीं कि तुम 1 मिलीमीटर का ट्यूब ले लोगे तो उसमें कुछ बहुत अप्रिशिएबल दिख जाएगा, बेरली कुछ। कैपिलरी जनरली नेचर में जो होते हैं वो होते हैं जो पोर्स होते हैं इन थिंग्स, लाइक हाउ वाटर राइजेस इन अब्सॉर्बेंट मटेरियल इज बाय अ कैपिलरी एक्शन। इफ यू टेक डेंसर लिक्विड से ज्यादा मेनिस्कस दिखता है ना? नहीं, अच्छा, डेंसर लिक्विड में ज्यादा मेनिस्कस दिखता है मतलब? The curvature is more in denser liquids for a fixed. Curvature will be more, it will be a more sagging shape the denser the liquid. But if it has more surface tension, then you'll be able to straighten it out, है ना? Yes sir. सरफेस टेंशन जितना एजेस पे ज्यादा होगा तो उतना वो सैग को कम कर सकता है, और जितना वेट ज्यादा होगा वो सैग को बढ़ाएगा। तो वेट और सरफेस टेंशन में ये रिलेशनशिप है। मेनिस्कस का डिटेल में हम नहीं जाएंगे कि वो कैसा शेप है, पैराबोलॉइड है या क्या शेप है, बट अगर तुम लोग इंटरेस्टेड हो तो मुझे बोल सकते हो, मैसेज कर सकते हो। आई विल लेट यू नो हाउ टू अप्रोच दैट प्रॉब्लम। दिस इज अ प्रॉब्लम आल्सो, यू कैन सॉल्व इट, यू कैन फाइंड द एग्जैक्ट इक्वेशन ऑफ द मेनिस्कस गिवन अ सर्टेन नंबर ऑफ assumptions, but it's not really in the JEE level, so we'll be skipping that. तो एक चीज तो ये हो गई। दूसरा चीज जो तुम सॉल्व कर सकते हो वो ये है
पहले मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, फिर तुम लोग उसको कॉन्सेप्चुअल पार्ट पूछ लेता हूँ, फिर तुम लोग उसको मैथमेटिकली सॉल्व करके देखो। ये जो h आ रहा है, ये एक हमने सॉल्व कर लिया कि भाई इतना h आएगा, अगर इतना रेडियस का ट्यूब ले लें और इतना गामा का लिक्विड ले लें और इतना उसका कॉन्टैक्ट एंगल हो और इतना डेंसिटी और इतना ग्रेविटी है, तो वी कैन फाइंड आउट कि भाई कितना हाइट तक वो जाता होगा। As you can see, this is a theoretical value, right? I have already predicted this value by doing some calculation on paper. I know beforehand, before doing the experiment, I know the value of h. Correct? अब मान लो मैंने क्या किया, ये मैंने नंबर्स इसमें प्लग इन कर लिए, पानी का गामा डाल दिया, पानी का थीटा डाल दिया, पानी का रो डाल दिया, ग्रेविटी का वैल्यू डाल दिया, राइट? और कैपिलरी ट्यूब जो मैं लेने वाला हूँ उसका रेडियस डाल दिया। तो इस फॉर्मूला के हिसाब से एक सर्टेन हाइट का प्रेडिक्शन आ गया कि भाई पानी इतना ऊपर पहुंच जाएगा। What if I now cut that capillary and make it only half as tall? मान लो कि भाई इस फॉर्मूला का प्रेडिक्शन आता है कि पानी 10 सेंटीमीटर जाएगा, एक एग्जैजरेटेड वैल्यू मैं ले रहा हूँ, ऑफ कोर्स 10 सेंटीमीटर तक कोई पानी नहीं जाता किसी कैपिलरी में, लेकिन जस्ट टू टेक एन एग्जैजरेटेड वैल्यू, लेट्स से पानी 10 सेंटीमीटर तक जाएगा। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने जो है 5 ही सेंटीमीटर का कैपिलरी ले लिया, फिर मैंने एक्सपेरिमेंट रन किया। What is your prediction about what will happen? So ऊपर पहले तो it will have a tendency to form like a bubble जैसा ऊपर, like a bigger meniscus. And if it is like so too much exceeding, so it will just fall out. So you're saying that because the capillary is shorter than the height to which water is supposed to rise, water will spill out from the top of the capillary. So it is possible that it will happen. Because ऊपर भी surface tension की वजह से वो एक meniscus जैसा बड़ा सा बनाएगा। नहीं, तो एक्चुअली क्या होता है, the water will not overflow. The water will not overflow. नहीं श्रेया, outward meniscus भी नहीं बनेगा, वो भी मैं बताता हूँ क्यों नहीं बनेगा। Water will not overflow. The water will not overflow because, हाँ प्रेरित, correct. It will reach the top. It will reach the very top. ठीक है, correct. लेकिन it will not overflow. But what will happen is that the curvature of the meniscus will change. It will become a shallower curvature. It will not overflow. The reason it will not overflow is because तुम लोगों को केवल इसीलिए लग रहा है ओवरफ्लो करेगा क्योंकि h ज्यादा है, राइट? हाँ रिदम, यू आर राइट, दैट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। बिकॉज h को देख के ही तुम सोच रहे हो ना, लेकिन यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट द कैपिलरी इफेक्ट इज नॉट सम पंपिंग फ्रॉम बिलो इफेक्ट। ऐसा नहीं कि नीचे से पंप लगा हुआ है एक सर्टेन पावर का जो उसको h तक फेंकना ही चाहता है, तो अब अगर तुम्हारा h/2 का कैपिलरी है तो बाकी ओवरफ्लो हो जाएगा। पुशिंग अप नहीं हो रही है यहाँ पे पानी की, पानी अपने आप को चढ़ा रहा है दीवार को पकड़ के। तो जब भी टनल खत्म हो जाएगी तो किसको पकड़ के चढ़ाएगा वो ऊपर? किसी को नहीं। सो इट विल राइज ओनली अप टू द top of the capillary regardless of whether the capillary is long or short. I mean, of course, if the capillary is long, then it will rise to this height and then stop. If the capillary is even shorter than that, then it will rise to whatever is the top of the capillary and no further, right? But the problem is now that it has gone up till there, इस equation में तुम देखो 2 pi r सेम है, कैपिलरी का रेडियस तो चेंज नहीं हो गया, गामा सेम है, लेकिन अगर h कम है तो ये इक्वेशन बैलेंस कैसे होगी? cos थीटा को भी कम होना पड़ेगा, लेकिन cos थीटा को कम होने का मतलब है कि थीटा को बढ़ना पड़ेगा, cos क्योंकि डिक्रीजिंग फंक्शन है। द मेनिस्कस हैज टू बिकम शैलोअर। पानी का पुलिंग फोर्स टोटल वही है गामा इनटू 2 पाई r, बट इंस्टेड ऑफ पुलिंग इटसेल्फ दैट वर्टिकली इट हैज टू मेक इट अ शैलोअर पुल सो दैट इट हैज टू बैलेंस ओनली अ लेसर वेट। अब उतना वेट थोड़ी उठाना है, तो उतना सारा पुल नहीं चाहिए, तो पानी का मेनिस्कस शैलोअर हो जाएगा। आई मीन जो कर्वेचर है उसकी वो शैलोअर हो जाएगी, सो दैट एजेस पे जो पुश है वो फोर्स टोटल मैग्नीट्यूड में सेम है, वो तो चेंज हो नहीं सकता, ना गामा चेंज हो सकता है ना 2 पाई r चेंज, लेकिन उसकी एंगल ऑफ पुल चेंज हो सकती है। इंस्टेड ऑफ पुलिंग दैट वर्टिकली it will now be pulling at much more shallow an angle so that there is a much lesser vertical component because you have much less weight to lift. Did you guys understand what I said? Yes sir. ठीक है, if capillary, so because of capillary effect siphon को भी lower height से higher height में जाना चाहिए ना? liquid, एक second रुक जा, liquid rises to the top but does not overflow. ठीक है, and what happens is meniscus
becomes less curved. So instead of in a tall capillary where it would have gone to this point and the full pulling force would have been at this angle, if the capillary is only this much, then it will rise to that level but will become a shallower meniscus. So the pulling force in magnitude is still the same, gamma into 2 pi r, but the angle theta is now bigger than this theta. So cos theta is smaller. The vertical component of the pulling up force is decreased because you have less weight to pull you up, less weight to be pulled up, sorry. Sir, हाँ बोल, क्या बोल रहा था तू? so because of capillary effect, can a siphon take water from lower height to higher height? हाँ, it can and it does. Siphon में actually capillary effect भी होता है, लेकिन बिना उसको अकाउंट में लिए भी हम लोग एनालाइज कर पाते हैं, जैसे हमने किया था हाइड्रोस्टैटिक से ही। मगर अदर तो हमने बोला था कि लोअर हाइट से हायर हाइट में नहीं जा सकता। नहीं, उतना नहीं होता है क्योंकि यूजुअली इट्स नॉट दैट बिग एन इफेक्ट। द कैपिलरी इफेक्ट और द कोहेसिव फोर्सेस जनरली हैव दिस इफेक्ट कि साइफन में जो ऊपर ऑलरेडी बन गया है उसमें एक टेंसाइल फोर्स भी आ जाती है, थोड़ा पुलिंग इफेक्ट भी आ जाता है पानी का पानी के ऊपर अंदर। सो इट मेंटेन्स द बॉडी ऑफ वाटर एज अ कनेक्टेड इंस्टेड ऑफ लेटिंग इट ब्रेक इनटू सेपरेट ड्रॉप्स ऑफ वाटर, राइट? बट जनरली इट्स नॉट दैट बिग एन इफेक्ट ऑल्दो इट इज देयर। अच्छा, एनीवे अब तुम लोग इसको एक प्रॉब्लम की तरह सॉल्व कर सकते हो। मैं बताता हूँ प्रॉब्लम क्या है। बाकी ये सब तो तुम लोगों को समझ में आ ही गया है, और ये भी समझ में आ गया होगा कि कॉन्वेक्स मेनिस्कस नहीं बन सकता है। Why is the convex meniscus physically impossible? Because if the meniscus is convex, the force on the water is not in the vertical direction anymore. It's like pulling it down. On a convex meniscus, surface tension force will be net surface tension force will be downwards. Then how did it get up there in the first place, right? If तो दिस इज इनकरेक्ट, क्योंकि इससे तो इक्विलिब्रियम ही वायलेट हो जाएगा। वेट भी नीचे की तरफ है, सरफेस टेंशन भी नीचे की तरफ है, तो ऊपर की तरफ कौन? Sir, so like in some videos I had seen कि कॉइन के ऊपर वो लोग पेंट के ड्रॉप्स डालते हैं धीरे धीरे, they put more and more paint, so it forms a convex meniscus. हाँ, वो दूसरी चीज है, वो हम डिस्कस करेंगे अभी। वो फ्लैट सरफेस है कॉइन का नीचे, ये यहाँ से यहाँ तक पानी है जिसको रेज किया गया है अगेंस्ट द रेगुलर पानी। Okay, understood. ठीक है, वो मैं डिस्कस करूंगा, वो एक एग्जांपल लेके मैं डिस्कस करूंगा। तुम लोग जो कॉन्वेक्स मेनिस्कस सोच रहे हो वो भी होता है, लेकिन यहाँ पे नहीं हो सकता क्योंकि बीच में पूरा पानी है जिसको लिफ्ट करने की जरूरत है। एक फ्लैट सरफेस पे कॉन्वेक्स मेनिस्कस बन सकता है पानी का, और वो हम करेंगे, वो दैट्स नेचुरली पॉसिबल। ठीक है, बट ऑल्सो लेट मी से दैट हियर यू कैन सॉल्व वन प्रॉब्लम। ठीक है, एक एग्जाम्पल प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम की तरह मैं इसको देता हूं तुम्हें कि अज्यूमिंग So like वो जो आपने यहाँ पे कॉन्वेक्स को क्रॉस किया है, तो लाइक उसमें फॉर एग्जांपल वाटर के डाइपोल्स को मैंने एक चार्ज की फील्ड में रख दिया जिसके से ऊपर पुल हो रहा है, so then also what will be the condition for this meniscus? It will occur naturally then after the field is on. for So like if a field is on over here such that it pulls the water up, electrical field. नहीं, एक सेकंड रुक जाओ, पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ फिर तू पूछ लेना। ठीक है, मैं सुना शुरू का पार्ट में ठीक से सुना है। assuming meniscus is always a section of a sphere, find the new radius of curvature of meniscus
in a capillary of height h prime which is smaller than h if the old radius of curvature is r and all height is h. Radius of capillary is r and it is assumed to be smaller than both r and r prime. क्वेश्चन समझे तुम लोग? बेसिकली एक कैपिलरी है जिसका रेडियस स्मॉल r है, ठीक है। अब उस पहले कैपिलरी इनफाइनाइटली लॉन्ग है, तो उसमें h हाइट तक लिक्विड चढ़ गया और वहां पे जो मेनिस्कस बना उसका कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, अज्यूमिंग दैट मेनिस्कस इज ऑलवेज अ सेक्शन ऑफ सम स्फीयर, यानी जब वो ऐसा भी है तो भी वो किसी स्फीयर का ही पार्ट है जिसका सेंटर कहीं और होगा। तो अगर अज्यूम करें वो हमेशा ही स्फेरिकल सेक्शन है, तो पहले उसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर था मेनिस्कस का, कैपिलरी का तो स्मॉल आर है वो अलग है, मेनिस्कस पहले भी फ्लैट सा था थोड़ा, तो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है कैपिटल आर था। तो अब अगर कैपिलरी को छोटा कर दिया है, एच हाइट से छोटा कर दिया है, एच प्राइम कर दिया है, तो नया जो कर्वेचर है वो क्या होगा वो तुम्हें फाइंड करना है। किसी ने भी आंसर भेजा था मेरे को होस्ट पे, को होस्ट पे भेज एक बार, सही दिख रहा था वो। कोई अभी मेरे को जस्ट अभी आंसर भेजा था, होस्ट पे भेजो, सॉरी को होस्ट पे नहीं भेजो, होस्ट पे भेजो। हाँ चिन्मय, करेक्ट है। सॉल्व भी कर लो, अगर तुम्हें आप पहले से पता है तो ठीक है, अगर अभी सॉल्व किया है तो ठीक है, वो भी अच्छी बात है। अगर नहीं सॉल्व किया तो सॉल्व करके देख ले। Sir, हाँ convex meniscus happens in mercury, right? Like naturally in the column. So like why कॉन्वेक्स is it not मेनिस्कस possible? नहीं, कॉन्वेक्स में देखो, ये तो अभी तक हम सोफा डिस्कस कर रहे थे ना कि सम वेटिंग लिक्विड लाइक वाटर ऑन ग्लास, Okay, okay. तो उस केस में तो इम्पॉसिबल है। और मरकरी के केस में कॉन्वेक्स मेनिस्कस होता है, लेकिन बेसिकली उसमें मरकरी के केस में हाँ ऑब्वियसली ऊपर जाके भी कॉन्वेक्स मेनिस्कस हो सकता है एट द वेरी टॉप आल्सो। We will see the reason for that. I mean, you can actually see the reason for that also. इसमें यहाँ पे ऐसा शेप है, तो मैंने तुम्हें बोला कि जो अभी ये है अंडर साइड है उसका। Sir, so how will we see the pressure difference? Like, will it be like the same? It will balance out, or will it be unbalanced? It will be balanced out. The way that will occur is in this case with a wetting liquid you have a concave meniscus. Therefore, the pressure under the meniscus, यानी in the liquid, is lesser than atmospheric, and then you have plus rho gh, which makes it atmospheric. With a convex meniscus, like in mercury, first of all देखो mercury में actually क्या चीज होती है, मरकरी में अगर तुम कॉलम डाल के और उस पे बनाना चाहते हो वो एक अलग इफेक्ट है, वो खुद से राइज नहीं है, देयर इज अ डिफरेंस। यू टेक अ ट्यूब दैट इज क्लोज्ड एट द बॉटम, देन यू fill it up with mercury to the top or to wherever, then you will have a convex meniscus. But if you take a mercury bath and you put a tube which is open also at below, which is what is happening here, right? The capillary effect is basically that you put a tube which is open at below also and in an open bath of the liquid. Then with mercury there is no capillary rise, there is actually a capillary depression. तुम लोग समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? In the case of mercury, let me spell it here. नहीं प्रेरित, R और H के टर्म्स में बताना है। For non-wetting situations,
example, mercury in glass. This is what will happen. You will put the capillary in the mercury bath. Mercury will have a level on the outside. On the inside, it will be lower than that. You will have a convex meniscus, but the level of mercury is actually lower on the inside than it is on the outside. Can you explain to me why? There is more pressure on the inner surface, Right. so it will go lower. हाँ, basically has to do with the pressure variation, and you can again see, वही लॉजिक तुम लगा सकते हो, उल्टे में लगाओगे अब. Assuming ये भी spherical है, तो यहां तो PATM है, जस्ट इसके बाहर इस लेवल पे भी PATM है, और ये हाइट मान लो h है, तो मरकरी में इस लेवल पे जो है PATM प्लस ρgh होना चाहिए, और वो आ जाएगा. अगर तुम देखोगे यहाँ पे एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला लगा कि अब इधर का प्रेशर इधर से ज्यादा होना चाहिए. अगेन कॉनकेव साइड में प्रेशर ज्यादा होता है, तो इधर का प्रेशर इधर से एग्जैक्टली ρgh ज्यादा होगा. Okay, sir, got it. हाँ, श्रिया करेक्ट आंसर है तेरा, क्षितिज करेक्ट आंसर है तेरा, रिदम करेक्ट आंसर है तेरा. ठीक है. एंड इन फैक्ट this h will again be found as 2 gamma cos theta by rho gr. I mean, over here the formula is the same, except that it denotes not a rise but a depression. Fall बोल दो. H now denotes the fall, but it has the same formula. You can see कि अगर तुम इसमें प्लस ρgh करोगे तो वो वही बराबर चीज आ जाएगी जो आनी चाहिए वहां पे एक्सेस प्रेशर के लॉजिक से. हाँ रे, तुम cos थीटा नेगेटिव है वो अलग बात है, बट मैं मैग्नीट्यूड बता रहा हूँ, केवल मॉड लगा लो. ठीक है. तो even in this case, how much it goes down is still given by the same formula, but now h instead of representing a rise represents a fall. प्रेरित कॉन्वेक्स है तो देख, ऑब्वियसली अगर पानी का तेरा सरफेस ऐसे है तो पानी, क्योंकि टेंसाइल फोर्स है ना, टेंशन है, इलास्टिक सरफेस है वो, तो अगर वो वॉल को यहाँ पे पकड़ा हुआ है तो कैसा खींच रहा होगा अपनी तरफ ऐसे, तो भाई न्यूटन्स लॉ वॉल उसको ऐसे खींच रही होगी. तो ये तो डाउनवर्ड पॉइंटिंग फोर्सेस हैं पानी पे. हाँ चिन्मय, नहीं कॉस नहीं आएगा, वो कॉस कहाँ से आ रहे हैं, कॉस वॉस कुछ नहीं आएगा. हाँ मिताली करेक्ट आंसर है तेरा. सर पीछे वाला पेज दिखाओ ना. मैं बोल रहा था ये A56 चिन्मय को कि कॉस नहीं आएगा. B57 चिन्मय तू क्या बोल रहा है? डिराइविंग द क्वेश्चन अबव विल डू 2 गामा. नहीं, थीटा का वेरिएशन ही तो इंपॉर्टेंट है जिनमें इस प्रॉब्लम में. B57 थीटा ही चेंज हो जा रहा है ना, तो ये तुम डायरेक्टली थीटा 0 मान के नहीं कर रहे हो, थीटा का वेरिएशन को ही अराउंड मिल रहा है, तो तुम्हें थोड़ा सर्कल बना के ज्योमेट्री करनी पड़ेगी. सर होस्ट और को-होस्ट? होस्ट. चिन्मय अब वो cos थीटा और cos थीटा प्राइम को डालो ना r और r के टर्म्स में, तो देख आ जाएगा तेरा आंसर. हाँ आइवन करेक्ट आंसर है.
नहीं हर्षित, इन सब के टर्म्स में नहीं चाहिए, केवल पुराने आर और पुराने एच के टर्म्स में नया आर चाहिए। नया एच A56 चिन्मय करेक्ट आंसर। हाँ अर्नव तेरा भी करेक्ट है, A50। स्ने ये सब गामाओं में एलिमिनेट करो, रो वो सब एलिमिनेट। बेसिकली नया नया हमें आर चाहिए, पुराना आर, पुराना एच और नया एच के टर्म्स में। पिनाक ऑलमोस्ट करेक्ट है, आर स्क्वायर नहीं आएगा उधर। सेतु करेक्ट आंसर है, तंजील करेक्ट आंसर है। एच आर स्क्वायर तो वैसे भी नहीं आएगा, आर ही तो फाइंड कर रहे हैं हम, क्या फाइंड कर रहे हैं हम, सभी कैसे आ गया उसमें। किसी ने आंसर भेजा मेरे को को होस्ट पे, फिर से होस्ट पे भेजो। हाँ हर्षित करेक्ट है आंसर अभी।
हाँ मिराज करेक्ट आंसर है। जिनमें हम वो डिस्कस करेंगे सरफेस एनर्जी। ओके तो अब इसको मैं बता देता हूँ कैसे करेंगे। लेट मी जस्ट So we are saying कि किसी टाइम पे जब कैपिलरी ऐसा है तो मान लो कि उसका सेंटर यहाँ है और उसके सेंटर के रिलेटिव जो उसका मेनिस्कस बनता है वो ऐसे बन जाता है। ये मेनिस्कस का सेंटर ऑफ कर्वेचर है। राइट तो मेनिस्कस का रेडियस यदि r है, किसी टाइम पे अगर मैं उसको r से डिनोट कर रहा हूं और कैपिलरी में जो h आ गया है वो h से डिनोट कर रहे हैं और कांटेक्ट एंगल थीटा से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है ऐसे। तो बस ज्योमेट्री का प्रॉब्लम कि अगर हम यहां से कि अगर तुम यहां से यहां डालोगे लाइन तो परपेंडिकुलर होगी क्योंकि ये टेंजेंट है उधर में, ठीक है। और यहां से अगर तुम यहां लाइन डालोगे तो वो इसका रेडियस होगा कैपिलरी का स्मॉल r, ठीक है। और यहां जो एंगल बनेगा ये एंगल थीटा है इधर में कांटेक्ट एंगल, तो ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा है क्योंकि ये इसके परपेंडिकुलर है यहाँ पर। तो ये अगर 90 माइनस थीटा है तो ये भी 90 माइनस थीटा है अंदर में, करेक्ट। तो अगर तुम इस ट्राइंगल में इन ट्राइंगल ओ पी क्यू, तो अगर तुम इन ट्राइंगल ओ पी क्यू साइन ऑफ 90 माइनस थीटा लिखोगे तो वो r बाय r हो जाएगा, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, ये भी r ही है। तो बेसिकली जो cos थीटा है वो r बाय r है। अब हाइट जो होती है कैपिलरी में वो 2 गामा cos थीटा बाय रो जी r होती है। ये r बाय द वे दूसरा r है, ये r ये वाला r है, कैपिलरी का r है जो यहाँ पे जिसको स्मॉल r बोला जा रहा है। तो इसको मैं r बाय cos थीटा को लिख सकता हूँ 2 गामा बाय रो जी r बाय cos थीटा, और r बाय cos थीटा की वैल्यू जो है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द मेनिस्कस है 2 गामा बाय रो जी r। थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है सिंबलाइजेशन में, यहाँ पे r हमारा मेनिस्कस रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। कैपिलरी का यहाँ पे स्मॉल r से रिप्रेजेंट हो रहा है।
तो देयरफॉर तुम देख सकते हो कि H और R का प्रोडक्ट क्या है, 2 गामा बाय रो जी, जो हर सिचुएशन में कांस्टेंट है। देयरफॉर नया हाइट नया रेडियस, पुराना हाइट पुराना रेडियस। मतलब तो अगर कैपिलरी को छोटा कर देते हो तो कर्वेचर का रेडियस ऑफ कर्वेचर, मेनिस्कस का रेडियस ऑफ कर्वेचर और बढ़ जाता है, शैलोअर हो जाता है उसी प्रोपोर्शन में। ठीक है, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू नाउ? Yes, sir. ऑलराइट। सर हाँ। मेरा एक बहुत ही डिफरेंट अप्रोच था सर। I just took कि 2 gamma by R would be the pressure difference, would be the pressure added to the ATM pressure to the meniscus on one side, right? So I just used that 2 gamma by R मैंने लिख दिया and उसमें rho g का term लाके and the rho g का term I took from H dash and R dash. Substituting that I got the answer right away. हाँ ठीक है, fair enough. Like rho g H is equal to 2 gamma by R and rho g H1 is equal to 2 gamma by R1 and then I हाँ. just substituted rho g and I got it. हाँ हाँ ठीक है, करेक्ट है, वो भी करेक्ट है, that's also fine. So then अब हम थोड़ा एक ट्रिकी टाइप सिचुएशन देखते हैं, 2 ट्रिकी टाइप सिचुएशन देखते हैं और उसके बाद फिर हम अपना लास्ट टॉपिक पे आ जाएंगे इसका। तो पहला तो ये है, जिनमें तूने यही किया था, मैंने गलत बोला था? नहीं, आई थिंक तुमने वही लिखा होगा, बट इफ यू गॉट rid, I probably asked you to get rid of the gamma in the row. Otherwise, so if you got the same result, it's the correct answer ultimately. तो एक सिचुएशन ये लेते हैं कि मान लो हमारे पास एक प्रॉब्लम की तरह कर लेते हैं इसको। हमारे पास एक प्लेट है, ठीक है, ग्लास प्लेट है, जिसको मैंने पानी में डिप किया और पानी इनफाइनाइट है। ठीक है, पानी का कोई एक्सटेंड नहीं है, इनफाइनाइट पानी है, राइट? वैसे किसी कंटेनर में होगा बट इट्स ओके, राइट? तो इसमें क्या होगा कि पानी जो है बेसिकली रिलेटिव टू इट्स लेवल फार अवे इट वुड हैव रिजन टू सम हाइट। आई मीन वही है जिसको हम बोलते हैं कि पानी एज पे आके ऊपर उठ जाता है। अब एक सेंस में तुम उसको जूम करके देख रहे हो, इट्स लाइक सेइंग कि भाई कंटेनर था, उसके एज पे पानी ऐसे होता है, तो अगर मैं बहुत जूम कर दूंगा तो ये काफी स्टीप, काफी सब्सटेंशियल दिखेगा, और फिर बाकी जो सरफेस है पानी का वो इनफाइनाइटली लॉन्ग दिखेगा। ठीक है, तो ग्लास भी ऊपर तक हो सकता है, डजंट मैटर, बट देयर इज दिस ग्लास प्लेट, राइट? अज्यूमिंग पानी का सरफेस टेंशन एज यूजुअल गामा है, पानी का डेंसिटी रो है, हम ये फाइंड करना चाहते हैं कि ठीक है, बेसिकली तुमसे पूछा जा रहा है कि ये हाइट फाइंड करनी है। ये वाली हाइट फाइंड करने के लिए तुमसे कहा जा रहा है। ठीक है, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये कंटेनर इधर से नहीं देख रहे हो तुम, इधर से कुछ नहीं है, ये कोई ट्यूब का पार्ट नहीं है, और अगर ये ट्यूब का भी पार्ट है तो तुम इतना जूम कर लियो लोकली कि ट्यूब के बाकी पार्ट्स इनफाइनाइटली फार अवे चले गए हैं ना, जूम कर करके। तो अब तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ एक एंडलेस
प्लेट ऑफ ग्लास है, उसमें इधर भी एंडलेस पानी है, ऐसी ही उधर भी एंडलेस पानी है, मतलब इट्स लाइक पर्सपेक्टिव में अगर देखेंगे तो ये सिचुएशन है अपने पास, ऐसा कुछ है। राइट, इस टाइप का सिचुएशन हो गया। इस सिचुएशन का हम एनालिसिस करना चाहते हैं। ठीक है, कैसे फाइंड किया जाए इसको? कॉन्टैक्ट एंगल वैसे लेके चल सकते हैं थीटा, जीरो। हाँ ऑफ कोर्स चिन्मय, वो तो है ही। अगर तुम्हें इक्वेशन ऑफ सरफेस में दे देता y एज अ फंक्शन ऑफ x, तो तुम निकाल ही लेते इसका वॉल्यूम अंडर द थिंग, और फिर तुम वेट से बैलेंस कर देते उसको, ऐसे यूनिट लेंथ ले लेते। ऐसे तुम कुछ भी लेंथ अज्यूम कर लो, वो बाद में कैंसिल आउट ही हो जाएगा। यू कैन अज्यूम कि ऐसे एल है, वो तो इसके वॉल्यूम में भी आता होगा मतलब। तो अगर मैं इक्वेशन ऑफ द शेप दे दूं तो फिर वो तो तुम निकाल सकते हो। इनफैक्ट इक्वेशन ऑफ द शेप भी निकाला जा सकता है, लेकिन अगेन इट इज द सेम काइंड ऑफ प्रॉब्लम एज पीछे मेनिस्कस का शेप निकालना। उसके अलावा सोचो क्या कर सकते हो। इक्वेशन ऑफ शेप नहीं पता है तो क्या कर सकते हो? तुम लोग सोचो पहले 1-2 मिनट, मैं फिर बोलता हूँ क्या हिंट दे देता हूँ। फिलहाल के लिए तुम लोग अज्यूम कर लो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर 0 है, ऑल्दो वो होगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
नहीं rhythm, you can't neglect the volume of the region. Pranav, what all terms can be used? Surface tension coefficient, of course, gamma can be used, G can be used. I don't think उससे ज्यादा कुछ लगेगा इसमें. एनर्जी से भी कर सकते हैं, लेकिन फोर्स बैलेंस कंसिडर करके भी हो जाएगा. या एक काम करो, एक्चुअली थीटा ले लो यहाँ पर. यहाँ पे 0 लेने से काम नहीं बनेगा. अज्यूम कॉन्टैक्ट एंगल इज थीटा. ठीक है, थीटा तो तुम समझ ही गए हो कौन सा एंगल है. ये एंगल थीटा है. क्या मैं सॉल्व कर दूं या तुम लोग करोगे? सर वेट. हिंट चाहिए? हिंट दे दूं? नो सर. ठीक है, ओके. टेक 1 more minute, देन आई विल. तब तक मैं इसको शेड कर लेता हूँ पानी को. एक्चुअली पीएटीएम भी लेना ही पड़ेगा. पीएटीएम ले लो. आई मीन वैसे उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन एक सॉर्ट ऑफ कंसिस्टेंसी के लिए यहाँ पे, नहीं तो नेगेटिव प्रेशर हो जाएगा. हाँ हर्षित, करेक्ट आ रहा है तेरा. नहीं, इज द गामा इनसाइड? ओके. that's required.
मैं बताऊं फिर कैसे करना है? ठीक है, चलो ये कर लेते हैं। तुम लोग इसको ट्राई कर लो एज होमवर्क, और फिर नेक्स्ट टाइम हम इसको डिस्कस कर लेंगे। कल ही करना है, कल ही लेक्चर है, तो फर्स्ट थिंग विल डिस्कस दिस, राइट? सो दिस होमवर्क फॉर यू। रुक जाओ 1 मिनट, तुम लोगों में से कुछ लोग का आंसर लग रहा है मेरे को सही है, मैं भी कंफर्म कर देता हूँ। श्रिया तेरा करेक्ट नहीं है, और किसने आंसर दिया था? अर्नव तेरा भी करेक्ट नहीं है, मिराज तेरा भी करेक्ट नहीं है, आइविन करेक्ट नहीं है, हर्षित एक्चुअली तेरा भी करेक्ट नहीं है। अच्छा, तूने फिर बाद में डिड यू टेक कांटेक्ट एंगल इनिशियली? बिकॉज मैंने शायद इनिशियली 0 लिखा था, तूने पहले शायद 0 लेके सॉल्व किया होगा। नहीं सर, आई थिंक मैंने सरफेस टेंशन को इन पर्टिकुलर फोर्सेस इक्वेट नहीं किया सर मैंने। अच्छा, मैंने बट pressure equate किया। तो थीटा तुम्हारा नहीं आ रहा है ना, तो गलत है वो। थीटा एंड होगा आंसर। थीटा होगा आंसर में। श्रिया तेरा आंसर 1 मिनट मेरे को करेक्ट लग रहा है, शायद कहाँ गया? 2 गामा, हाँ श्रिया तेरा करेक्ट आंसर है, श्रिया एस। ठीक है, तुम लोग ट्राई करो, अगर हिंट चाहिए तो मैं बोल देता हूँ, नहीं चाहिए तो ट्राई कर लो। हिंट चाहिए होगा तो बाद में व्हाट्सएप पे पूछ लेना, मैं हिंट भी दे दूंगा। कल फिर इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है? नहीं चिन्मय, करेक्ट आंसर नहीं है वो भी। ऑलराइट।